हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। साथ साथ आप हमारा एडीओ से संबंधित पिछला एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हरित क्रांति। यह हरित क्रांति का पहला एमसीक्यू है दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1960, दूसरा 1965, तीसरा 1966, चौथा 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1966। यहीं अगर हम देखें कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति के द्वितीय चरण का शुरुआत दोस्तों 1980-81 में हुआ था। इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 102, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर तीसरा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर चौथा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए हरित क्रांति का जनक जो है विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यदि यही हम लोग देखें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। यदि पूछे हरित क्रांति का जनक, तब की स्थिति में नॉर्मन बोरलॉग को लेंगे। यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे दोस्तों, तब भी नॉर्मन बोरलॉग को लेंगे। यदि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे, तब की स्थिति में हम लोग डॉक्टर MS स्वामीनाथन को लेंगे। यही कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जब हरित क्रांति लागू हुआ तब जो है इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इसको भी ध्यान देंगे। यही हम लोग देखें तो जो सी सुब्रमण्यम जी हैं, वह भारत के जो कृषि मंत्री थे जब हरित क्रांति लागू हुआ, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा ब्रिटेन, चौथा मैक्सिको। तब की स्थिति में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा मैक्सिको। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना, ऑप्शन दूसरा ग्रामीण साख संस्थाओं के कार्यों का समन्वय, ऑप्शन तीसरा नए रोजगार के अवसर में वृद्धि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामीण साख संस्थाओं के कार्यों का समन्वय। यहाँ असत्य पूछा है, तब की स्थिति में इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, जब हरित क्रांति लागू हुआ तब किस फसल की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गेहूं, दूसरा दलहन, तीसरा तिलहन, चौथा धान। तब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला गेहूं। जब हरित क्रांति लागू हुआ दोस्तों, तब आपका गेहूं की उत्पादकता में 2000 गुना वृद्धि हुई थी दोस्तों, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, हरित क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला दलहन तिलहन आदि के उत्पादन में कमी आई, ऑप्शन दूसरा क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई, ऑप्शन तीसरा मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। हरित क्रांति से ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, ऑनलाइन वेब पोर्टल कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। देखते हैं दोस्तों वह कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला भीम, दूसरा ई-नेम, तीसरा भुवन, चौथा IRCTC। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ई-नेम, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, वही कृषि मंडियों को जोड़ता है। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियां संचालित है। देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला अनुबंध कृषि,
दूसरा गहन कृषि, तीसरा निगमित कृषि, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। देश में ये तीनों प्रकार की कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? देख लेते हैं दोस्तों कि किसने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा नॉर्मन बोरलॉग, तीसरा एस. सुब्रमण्यम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी द्वारा सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। यहीं अगर देखें तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो सदाबहार क्रांति दोस्तों आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, भारत में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों यहाँ असत्य क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला कृषि समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन दूसरा यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा बताया था। ऑप्शन चौथा भारत एक कृषि प्रधान देश है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 4। देखिए दोस्तों यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कथन असत्य है। देखिए ऑप्शन पहला क्या बोला है, कृषि समवर्ती सूची का विषय है। देखिए दोस्तों कृषि समवर्ती का सूची का विषय है, ये तो सही है। देखते हैं ऑप्शन 2 में क्या बोला है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों कृषि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा कहा है। देखिए दोस्तों कृषि को भारत की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा है, इसको महात्मा गांधी जी द्वारा भारत की आत्मा कहा गया है। इसको भी ध्यान देंगे, तब की स्थिति में आपका ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन चौथा देख लेते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सही है दोस्तों। तब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ असत्य पूछा है, तब देखते हैं कि ऑप्शन सी केवल 2 और 3 आपका असत्य होगा, बाकी 1 और 4 सत्य है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य पूछा है दोस्तों। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला आजीविका का प्रमुख स्रोत, ऑप्शन दूसरा केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन, ऑप्शन तीसरा स्व सहायता समूह का निर्धारण, ऑप्शन चौथा खाद्यान्न की पूर्ति का साधन। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यही अगर देखें दोस्तों कि असत्य कथन कौन है, तो देख लेते हैं ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला में बोला है आजीविका का स्रोत है। देखिए दोस्तों जो कृषि है वह आजीविका का स्रोत है, तो कथन पहला सत्य हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय का स्रोत है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, स्व सहायता समूह का निर्धारण। देखिए दोस्तों कृषि के माध्यम से स्व सहायता समूह का निर्धारण नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन चौथा खाद्यान्न की पूर्ति का साधन, ये भी सही है दोस्तों। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। इसको भी ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों जो हरित क्रांति जब लागू हुआ 1966 में, तब योजना मंत्री कौन थे पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अशोक मेहता, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा बी शिवरमन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला अशोक मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, बागवानी फसलों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सीढ़ीदार कृषि, दूसरा समतल भूमि, तीसरा ढलाव कृषि पद्धति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सीढ़ीदार कृषि। देखिए दोस्तों जो बागवानी फसल है उसके लिए सीढ़ीदार कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। बागवानी फसल हमेशा पर्वत पहाड़ क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, लौटते हुए मानसून के समय किस फसल की बुआई की जाती है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला खरीफ फसल, दूसरा बागवानी फसल, तीसरा जायद फसल, चौथा रबी फसल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा रबी फसल। जो रबी फसल है उसको लौटते हुए मानसून के समय लगाई जाती है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, और यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे।
देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या बोला गया है। कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं है अपितु जीवन का ढंग है, इस शब्द को किसने कहा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रोफेसर राधाकृष्ण, दूसरा प्रोफेसर A.N. अग्रवाल, तीसरा प्रोफेसर होल्डर सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोफेसर A.N. अग्रवाल। जो प्रोफेसर A.N. अग्रवाल है दोस्तों, उन्होंने कृषि को केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का एक ढंग है बोला है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।